गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सेमेस्टर एग्जाम यानी कि जो भी आप एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को यानी कि एक चैप्टर से लेकर प्रदीपन, सबसे पहले हम प्रदीपन का चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप लोग को एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कि आप लोगों को संपूर्ण तैयारी की जाएगी, जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आपको होने वाला है। और यह एग्ज़ाम दोस्तों आप लोग को जो होगा ऑनलाइन मोड में और बहुत विकल्पीय प्रश्न इसमें आने वाले हैं, तो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी। आप लोग हमारे चैनल पर सबसे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और इसी के साथ साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले। दोस्तों, समय गंवाए हुए चलते हैं आप लोग सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और बहुत अच्छे वे से आप लोगों की तैयारी कराएंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से हो और आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि A lamp emitting light uniformly in all directions has a mean spherical candle power of 50, यानी कैंडल पावर कितना दिया है, 50 दिया है। और what will be the total luminous flux radiated by the lamp in all directions, यानी कि सभी दिशाओं में समान रूप से, यानी कि जो है इसमें दिया है सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश उत्सर्जित करने वाले लैंप, यानी कि सभी समान दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले लैंप का मीन स्फेरिकल पावर कितना दिया है, ये हमारा 15 दिया है। सभी दिशाओं में लैंप से विकिरणित प्रकाश का कुल लुमिनस फ्लक्स क्या होगा। इसमें दोस्तों लुमिनस फ्लक्स पूछा है, लुमिनस फ्लक्स हमारा क्या होगा। तो आइए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके, जल्दी देखते हैं इसमें क्या होगा इसका सॉल्व। यहाँ दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, बी होगा। तो इसमें एक फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला हमारा क्या है, मीन स्फेरिकल पावर कैंडल, ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर की तरह कुल ल्यूमिनस फ्लक्स बटे 4/4 पाई। तो हमारा कुल ल्यूमिनस फ्लक्स निकालना है, इसलिए ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर ये हमारा दिया है 15, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 15 दिया है और ये हमारा 4 पाई है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 188.5 ल्यूमेन। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, प्रदीपन मीट्रिक यूनिट क्या है। आप लोग इसको पढ़े होंगे इस सेमेस्टर में। तो प्रदीपन की मीट्रिक यूनिट क्या है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा लक्स। क्या है इसका, लक्स हमारा क्या है, प्रदीपन की यूनिट है, ये हमारी क्या होगी, लक्स हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। में दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लैम्प्स एंड क्या हो जाएगा, एंड द माउंटिंग हाइट ऑफ लैम्प्स इज रेफर्ड टू एज, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी तथा लैंपों की माउंटिंग का ऊंचाई अनुपात किसको संदर्भित करता है। यानी कि जो लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी होती है, दो लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी तथा लैंपों की माउंटिंग ऊंचाई, यानी कि उसकी ऊंचाई कितना दूर तक पहुंचा सकता है, अनुपात को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर स्पेस की ऊंचाई, स्पेस ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, स्पेस ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, प्रदीपन तली, यानी कि इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस, यानी प्रदीपन तली क्या है। यहाँ तो आप देख सकते हैं प्रदीपन तली क्या है, प्रदीपन तली इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस सतह और स्रोत बिंदु के बीच, यानी सतह और स्रोत बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि ये हमेशा स्क्वायर लॉ को प्रदर्शित करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रदर्शित करता है। इसको चलते सॉल्व करके देख लेते हैं। यानी प्रतिलोम वर्ग का नियम, यानी प्रतिलोम वर्ग के नियम को ही यह उसी के अनुसार यह कार्य करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार कार्य करता है। यानी कि ई
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 1/r²। तो ये स्रोत से बिंदु के बीच की दूरी है, ये क्या है हमारा प्रदीपन इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस है, और 1 यानी कि यहाँ पे लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या हो जाएगा, इसमें क्या कहता है ई इन क्रमानुपाते यानी कि इन प्रोपोर्शनल टू cos फाई, इसमें ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, समानुपात का नियम किसे कहते हैं। समानुपात के नियम में क्या होता है कि लॉ ऑफ डायरेक्शन प्रोपोर्शनल, यहाँ पर होगा ई अनुपाते आई, और यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर आई cos θ/r²। तो ये अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस फ्लक्स, ज्योति तीव्रता को किसमें व्यक्त करते हैं, यानी कि ज्योति तीव्रता जो है हमारे इसमें किसमें व्यक्त करते हैं, इसमें इसको हम व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसको हम ल्यूमेन में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा ल्यूमेन, यानी कि जो हमारी ज्योति तीव्रता है उसको हम ल्यूमेन में व्यक्त करते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि और हम कुछ चीज़ें इसमें डाल दिए हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमन में व्यक्त किया था, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स जो होगा उसको ल्यूमन में व्यक्त किया जाता है। शक्ति को वाट में व्यक्त किया जाता है, इसमें शक्ति को दोस्तों वाट में व्यक्त किया जाता है। उसी तरह जो हमारा लुमिनस फ्लक्स है, यहाँ पे जो हमारा लुमिनस फ्लक्स है इसको हम ल्यूमन में व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं, शक्ति को वाट में व्यक्त किया जाता है, शक्ति को इसमें वाट में, वोल्टेज को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ये इसके मात्रक हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इन स्विच स्टार्ट फ्लोरेसेंट लैम्प सर्किट व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कनेक्टिंग अ कैपेसिटर अक्रॉस द, यानी किसके होता है, यानी कि स्विच स्टार्ट फ्लोरेसेंट लैम्प में, यानी कि जो स्विच स्टार्ट फ्लोरेसेंट लैम्प होते हैं दोस्तों, वो कैपेसिटर को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, उसका कैपेसिटर जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि मुख्य आपूर्ति के साथ स्टार्टर स्विच संपर्क के साथ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग पावर फैक्टर या यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रेडियो इन्फ्लुएंस, यानी कि उपयोग शक्ति गुणक के सुधार और रेडियो व्यतिकरण को कम करने के लिए किया जाता है। जो हमारा स्विच स्टार्ट फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं दोस्तों, उसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम, यानी कि उपयोग शक्ति गुणक के सुधार करने के लिए और रेडियो व्यतिकरण को कम करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और दो ऑप्शन आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रेशियो, यानी कि दोनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि उपयोग यानी कि 1 और 2 का उपयोग पावर फैक्टर के सुधार के लिए, इससे भी नहीं होगा दोस्तों। तुम्हारा आंसर पहला ही होगा, यानी कि 1 का उपयोग शक्ति गुणक के सुधार में और 2 रेडियो व्यतिकरण को कम करने के लिए किया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकाश गणना के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकाश गणना के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर लाइटनिंग कैलकुलेटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकाश गणना के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। कौन सी विधि है जो प्रकाश गणना के लिए प्रयोग नहीं की जाती है दोस्तों, वो हमारी है स्टीफन ट्यूब विधि। हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। इनवर्स व्युत्क्रम स्क्वायर नियम, ये होगा कि स्टीफन ट्यूब विधि, वाट्स प्रति वर्ग मीटर, ल्यूमेन विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन ट्यूब मेथड का उपयोग हम इसकी गणना के लिए उपयोग नहीं करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प यानी कि CFL, आप लोग इसको अपने घरों में भी यूज करते होंगे। जो हमारा CFL बल्ब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कि इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के सर्किट में घटकों का क्रम इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा दोस्तों, आइए जानते हैं और कुछ ऑप्शन के तरीके से समझते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, यानी कि रेक्टिफायर्स, फिल्टर, कैपेसिटर, DC व AC इन्वर्टर, लैम्प ट्यूब, या इस तरीके से होगा, या DC से AC इन्वर्टर, रेक्टिफायर्स, फिल्टर कैपेसिटर, लैम्प ट्यूब, फिल्टर कैपेसिटर, रेक्टिफायर्स, लैम्प ट्यूब, DC से AC इन्वर्टर। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, लैम्प ट्यूब, DC से AC इन्वर्टर, फिल्टर कैपेसिटर, रेक्टिफायर। इसका सही क्रम दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हमारा क्या होगा, रेक्टिफायर्स पहले यूज होगा,
फिर फिल्टर सॉरी दोस्तों, थोड़ा रेक्टिफायर्स हो जाएगा, रेक्टिफायर्स, उसके बाद फ़िल्टर कैपेसिटर होगा। यानी पहले रेक्टिफायर का हम प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर को प्रयोग करने के बाद हम फ़िल्टर कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डीसी से एसी इन्वर्टर का प्रयोग करेंगे, फिर लैंप ट्यूब का उपयोग करेंगे। ये हमारा सही क्रम है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, यानी कि एक 250 वाली लैंप का कुल फ्लक्स कितना है, 4000 ल्यूमेन है। कितना है, यानी कि एक 250 वाली लैंप का कुल फ्लक्स कितना है, 4000 ल्यूमेन है, तथा इसमें 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा प्रवाहित होती है, पॉइंट ए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इसको हम आगे चल देते हैं, कितना देखते हैं, इसका साफ देखते हैं। यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर प्रति वाट मान लगभग, यानी कि इसमें क्या निकालना है हमें दोस्तों, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर प्रति वाट मान लगभग कितना होगा, तो ये हमें निकालना है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 1.6 देते हैं कैसे होगा, यानी वोल्टेज हमारी कुल कितनी दी है, वोल्टेज हमारी कितनी दी है, 250 वोल्ट दी है, और कुल फ्लक्स कितना दिया है, 4000 ल्यूमेन दिया है, और धारा हमारी कितनी है, 0.8 एम्पियर दी है। तो इसका निकालना है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर प्रति वाट। क्या निकालना है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर प्रति वाट निकालना है। तो आइए इसको समझते हुए आगे चलते हैं। यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का फार्मूला हमारा क्या होगा, ये होगा पाई/4 पाई का मान कितना दिया है, 4000, पाई का मान कितना दिया है, 4000 दिया है, और यहाँ पे जो हमारा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर प्रति वाट है 1/4 पाई इंटू वी इंटू आई, ये हमारी क्या होगी, P = यानी प्रति वाट निकालेंगे ना, इसलिए हम प्रति वाट के लिए उसमें प्रति वाट का यानी कि एक एकांक में लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पावर हम नीचे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ऐसी जगह समझ लीजिए। जब कहाँ पर प्रति एकांक की बात आएगी, वहाँ पे जिसकी भी प्रति एकांक की बात आती है उसको हम इसको नीचे लिख के उसका हम मान रख देते हैं। इसलिए यहाँ पावर हमारी क्या होगी, पावर प्रति वाट निकालना है, इसलिए हमें एकांक में यानी कि 1/P निकालना है। 1/P दिया है इसमें, 1/P निकालना है, इसलिए यहाँ पे इसका मान हम रख देंगे। तो P का मान रख देंगे V इंटू आई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, वो 4000/4 इंटू 3.14 इंटू 250 इंटू 0.8, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1.59 या 1.6 हो जाएगा, लगभग में हमारा 1.6 हो जाएगा। तो ऐसा करते दोस्तों आप लोग समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि प्रतिदीप्ति लैंप का शक्ति गुणक लगभग कितना होता है, यानी पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज अबाउट, यानी कि प्रतिदीप्त लैंप का शक्ति गुणक लगभग कितना होता है, ये हमारा कितना होगा, 0.5 लैग, यानी कि 0.5 पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि पश्चिम दिशा में कितना होगा, 0.5 पश्चिम दिशा में होगा। ये अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज अबाउट, यानी कि जो पावर फैक्टर होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब का, फ्लोरेसेंट लैंप का, वह लगभग कितना होता है, तो यह हमारा कितना होता है, 0.5 प्रतिशत होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, यानी कि प्रतिदीप्त में अंतराल और ऊंचाई का अनुपात किस मध्य होता है, किसके मध्य होता है। जो हमारा प्रतिदीप्ति होती है, प्रतिदीप्ति में अंतराल और ऊंचाई का अनुपात होगा, किसके मध्य होगा दोस्तों, यह होगा 1 से 2 के मध्य होगा। किससे होगा, 1 से 200 के मध्य होगा, या 1 से 200 के मध्य होगा, या 1 से 20 के मध्य होगा, 1 से 2 के मध्य होगा, या 1 से 2000 के मध्य होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1 से 2 के मध्य होगा, 1 से 2 के मध्य होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके लिए न्यूनतम स्तर की प्रदीप्त की आवश्यकता होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि निम्न में से किसके लिए न्यूनतम स्तर की प्रदीप्त की आवश्यकता होगी, किसके लिए न्यूनतम स्तर की प्रदीप्त की आवश्यकता होगी दोस्तों, डिस्प्ले के लिए होगी, सूक्ष्मदर्शी नक्काशी के लिए होगी, या रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए होगी, या टोरियम के लिए होगी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आप लोग के एक्स्ट्रा लाए हैं, जो कि कई चीज़ों के लिए कहाँ किसका उपयोग होता है,
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कितने प्रदीपन स्तर की उपयोग होती है। तो आप लोग इसको इस तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं, तो आप लोग पढ़ते चलिए। यहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग हॉल के लिए कितना होगा, 500 से 1000 के बीच में हम प्रदीपन स्तर का उपयोग करते हैं। और कार्यशाला में कितने स्तर का प्रयोग करते हैं, 200 से 500 के बीच। कक्षा कक्ष में कितने करते हैं, 250 से 300 के बीच। अस्पताल में कितने के बीच करते हैं दोस्तों, अस्पताल में हमें 500 से 500 के बीच करते हैं, 500 से तक करते हैं। ऑपरेशन कक्ष में करते हैं 500 से 1000 के बीच। और ऑपरेशन टेबल पर कितने करते हैं, 2000 के बीच करते हैं। और होटल था भोजनालय में, वो भोजन था जलपान कक्ष में 100 से 150 वाट, इसलिए काफ़ी होता है दोस्तों। जबकि कहीं पे देखिए जहाँ पे भोजन और जलपान की व्यवस्था होती है वहाँ पे सिर्फ एक बल्ब लगा देते हैं, तो वहाँ पे इसका काम हो जाता है। रसोई घर में भी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा देखने का कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे 200 से 300 मध्य के बीच इल्यूमिनेशन स्तर रखते हैं। आगे हम चलते हैं फैक्ट्री और कार्यशाला में। यहाँ भी दोस्तों कुछ टेक्निकल कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा 200 से 500 के बीच रखते हैं। तो आगे चलते हैं सूक्ष्म मशीनी कार्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रदीपन स्तर की आवश्यकता अधिक पड़ती है, यानी कि सूक्ष्म मशीनी कार्य, यानी कि जो मशीनी कार्य हमारे होते हैं, जैसे कि वहाँ बहुत छोटे छोटे कार्य करने रहते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रदीपन स्तर की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए यहाँ पे हम कितना रखते हैं, 500 से 1000 के बीच रखते हैं। और जहाँ पे अति सूक्ष्म मशीनी कार्य होते हैं दोस्तों, बहुत ही सूक्ष्म, जहाँ पे बोल्ट हो गया, नट हो गया और कई चीज़ें बनानी होती हैं, तो वहाँ पे भी हम 1000 से 2000 के बीच रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों हमारा क्या होता है कि बहुत सूक्ष्म कार्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम अति सूक्ष्म मशीनी कार्यों का यानी कि 1000 से 2000 के बीच लुमिनस रखते हैं। तो लुमिनस का प्रदीपन का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यानी कि जहाँ पे जितने सूक्ष्म कार्य होंगे, जहाँ पे जितने लाइट की आवश्यकता होगी, उसका प्रदीपन स्तर उसी हिसाब से हम रखते हैं। और ये स्टैंडर्ड प्रदीपन होते हैं हमारे, जो कि यूज किए जाते हैं। सामान्य कार्य जैसे फिटिंग व असेंबली, यानी फिटिंग और असेंबली में क्या होगा, 200 से 500 के बीच में रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। और पुस्तकालय यानी भवन, सभा भवन, जहाँ पे सभाएं होती हैं, पुस्तकालय में, रेलवे प्लेटफार्म पे, यहाँ पे कितने 500 का उपयोग करते हैं, ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 250 से 500 के बीच में हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। और सिलाई कढ़ाई नक्काशी में दोस्तों यहाँ पे 700 तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सूक्ष्म कार्य थोड़ा बहुत होता है। आइए जानते हैं ड्राइंग डिज़ाइन, घड़ी की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत के लिए क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्रदीपन स्तर होता है, जैसे लाइट देखने की क्षमता जो होती है, कि किसी वस्तु को हम कितने लाइट रखें, कितना प्रदीपन स्तर वहाँ पर रखेंगे कि हमें जो वस्तु होगी बहुत अच्छी से दिखाई देगी, यही प्रदीपन स्तर का मतलब होता है दोस्तों। ड्राइंग डिज़ाइन, घड़ी की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत के लिए क्या होगा, हमारा इसका उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, पारद वाष्प लैंप में कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है। एक दोस्तों पारद वाष्प लैंप होता है, इससे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, यानी कि अ मरकरी वेपर लैंप्स गिव्स, यानी कि मरकरी वेपर लैंप्स गिव्स क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या होगा, गुलाबी प्रकाश उत्पन्न होगा, कि पीला प्रकाश उत्पन्न होगा, कि हरा नीला प्रकाश उत्पन्न होगा, या श्वेत प्रकाश उत्पन्न होगा। इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हरा नीला प्रकाश उत्पन्न होगा। क्या होगा, हरा नीला प्रकाश उत्पन्न होगा। आगे जानते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्रदीप्ति लैंप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक संधारित्र कार्य क्या है, यानी कि प्रदीप्ति लैंप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक संधारित्र का कार्य क्या है। संधारित्र कार्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम जान लेते हैं, यानी कि द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर कनेक्टिव क्रॉस फ्लोरोसेंट लैंप पीस, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा, यानी कि प्रदीप्ति लैंप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक संधारित्र कार्य क्या होता है, यानी कि जो हमारा मेन कैपेसिटर होता है दोस्तों, कैपेसिटर का कार्य, हमारा मेन कार्य क्या होता है, यह हमेशा क्या करता है कि जो पावर होती है हमारी, उसको लीड करने का कार्य करता है। क्या करता है, हमेशा लीड करने का करता है। क्योंकि कभी आप फ़ैन देखे होंगे, तो फ़ैन में भी जो कि पावर हमारी एक बार चली जाती है, तो उसको फ़ैन की गति को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे भी इम्प्रूव पावर फैक्टर का उपयोग करते हैं। यदि कैपेसिटर ना लगा रहे दोस्तों, तो हमारा जो फ़ैन होगा वो बहुत धीरे धीरे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज को या करंट को लीड करने के लिए हम क्या करते हैं, शक्ति गुणक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं।
तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा ऑप्शन, यानी शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए करते हैं, या धारा उपयोग कम करने के लिए करते हैं, या शक्ति गुणक कम करने के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सड़क के प्रकाशन में किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। सड़क के प्रकाशन में किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग इज, यानी कि सड़क के प्रकाशन में किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। तो सड़क के प्रकाशन में दोस्तों विसरण और नियमित प्रकाशन, यानी विसरण और नियमित प्रकाशन का उपयोग किया जाता है, या प्रेरण का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग किया जाता है, स्थिर विद्युत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो विसरण और नियमित परावर्तन, यानी आप कहीं पे सड़क पर देखे होंगे दोस्तों, जो हमारी लाइटें लगी होती हैं उसमें किस प्रकार का विसरण, किस प्रकार का सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यानी प्रकाश हमारी जो हो ज़्यादा जगहों पर, सड़क की ज़्यादा, जैसे एक जगह हम ऊपर लगा देते हैं तो बल्ब लगा देते हैं, यानी लाइट लगा देते हैं, तो वो सड़क पे ज़्यादा से ज़्यादा समय को, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय करे हमारी प्रकाश। ये इस कौन से नियम पर प्रकार करता है, विसरण और नियमित परावर्तन के नियम प्रकार करता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, प्रदीप्त लैंप में किस प्रकार के प्रवर्तक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कि प्रदीप्त लैंप में किस प्रकार के प्रवर्तक का इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार के प्रवर्तक का मतलब दोस्तों, जिससे कि हम कहीं भी प्रकाश डाल रहे हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने की जो गति होगी हमारी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रवर्तक कहेंगे। यानी कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसका परावर्तन की गति होगी, वो किस तरीके से हो रही है, उसमें हम किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी की यहाँ इसका मतलब यही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग करेंगे, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, उद्दीपक प्रकार का प्रयोग करेंगे, या स्टार डेल्टा प्रयोग तो करेंगे, या ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, या त्रिबिंदु का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है, हमें जो अधिक हमें प्रकाश दे उसी का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, उद्दीप्त प्रकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उद्दीप्त प्रकार का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमारा किस इस प्रकार से धमाकेदार थी दोस्तों, घरों में प्रतिदीप्त स्तर की रेंज क्या होती है। जो हमारे घरों में दोस्तों लाइटें लगी होती हैं, बल्ब लगे होते हैं, उसकी जो प्रतिदीप्त की लैंप होती है, यानी रेंज कितनी होती है, कितने वोल्ट तक होती है, यानी कि 100 से 140 ल्यूमेन, यानी 100 से 140 ल्यूमेन के बीच हम रखते हैं, जिससे कि वस्तुएं हमारी रूम की अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं, यानी कि जो उसका परावर्तन होगा हमारे आँख पर अच्छी तरीके से पड़ता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वस्तुएं जो होगी हमारी साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि स्तर की प्रदीप्त क्या होगी, यानी रेंज क्या होगी दोस्तों, 100 से 20 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होगी, या 30 से 50 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होगी। तो अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं क्या होगी हमारी यहाँ पे क्या होगी, यानी कि 40 से 75 ल्यूमेन की ब्रीच होगी, या 100 से 140 के ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर की होगी। दोस्तों यहाँ पे होगी हमारी 100 से 140 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बीच होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव्स नियरली मोनोक्रोमिक लाइट, क्या होगी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव्स नियरली मोनोक्रोमिक ये क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कौन से प्रकाश का एक वर्णीय प्रकाश प्रदान करता है, कौन सा लैंप ऐसा है जो एक वर्णीय प्रकाश लैंप करता है। सोडियम वाष्प लैंप करता है, या लैंप GLS लैंप करता है, या ट्यूब लाइट करती है, या पारद वाष्प लैंप करता है। दोस्तों यहाँ पे सोडियम वाष्प लैंप जो हमारा होगा, इसका करंट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन की तरफ, इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति गुणांक किसमें न्यूनतम उच्चतम होता है। जो हमारा शक्ति गुणांक होता है ये किसमें उच्चतम होता है। तो इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पारद आर्क लैंप में, या सोडियम वाष्प लैंप में, और या हमारा क्या होगा, ट्यूबलाइट में होगा, या GLS लैंप में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, GLS लैंप में क्या होगा हमारा, इसकी शक्ति गुणांक इसमें उच्चतम होगी। क्यों होती है दोस्तों, इसमें यह होती है कि जो शक्ति गुणांक इसलिए होती है कि
इसमें इंडक्टेंस जो लैंप तथा फ्लेयरमेंट लैंप की कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पावर फैक्टर हमारा होता है, शक्ति गुणांक होता है, लगभग इकाई होता है। इसमें क्या होता है, लगभग एक होता है। और इसमें जो होता है, इसमें जो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 3 तरह के होते हैं, ये 3 तरह के प्रयोग होते हैं। जीएलएस हमारा जो होता है 3 तरह, इसको भी आप लोग दोस्तों इस तरीके से जान लीजिए। जो हमारा जीएलएस होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 तरीके को होता है। कौन कौन सा तरीका है दोस्तों, ये हमारा होगा, आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसको भी हम लोग को बता देते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे। तो टाइप पढ़ लीजिए दोस्तों, और फिर आगे देखते हैं हम टाइप कौन होता है। पहला टाइप इसका होता है दोस्तों वैक्यूम लैंप। क्या होता है, वैक्यूम लैंप। पहला क्या है, वैक्यूम लैंप होता है। और वैक्यूम लैंप होता है। और हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा दोस्तों है गैस फील्ड लैंप। क्या है, गैस, हमारा दूसरा क्या है, गैस फील्ड लैंप। क्या है, गैस फील्ड लैंप, GFL। चौथा हमारा क्या है, हैलोजन फील्ड लैंप, यानी कि हैलोजन फील्ड लैंप। ये आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से सीजन समझ में आएगा। तो अगर समझ में आएगा दोस्तों, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।